वेलकम बैक टू एम्परर यामा एक्सप्लेन चैनल में। तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलन रिबॉर्न फाइनल बॉस का एपिसोड नंबर 2। इंजॉय करो। जब हमें उस ठिकाने के अंदरूनी हिस्से में ले जाया जा रहा था तो गलियारे के दोनों तरफ गार्ड्स खड़े दिखाई दिए। वे सभी मजबूत और अनुभवी योद्धाओं जैसे लग रहे थे। आर्थर की अपनी एक खास सेना थी और उन्हें देखकर लगता था कि उसने उसे बहुत अच्छे से बनाए रखा है। जो व्यक्ति हमें ले जा रहा था वह बीच बीच में मेरी तरफ देख रहा था। शायद वह कोई प्रतिक्रिया देखना चाहता था। क्या यह मुझे डराने की कोई चाल थी? उसके लिए बुरा हुआ। मैं हमेशा से अपराधियों और हत्यारों के बीच रहा हूं और खुद भी उनमें से एक हूं। ऐसी चीजों से मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ मिनट चलने के बाद हम एक मजबूत दरवाजे के पास पहुंचे जिस पर सुनहरी नक्काशी की गई थी। बॉस का कमरा। हम हालांकि मैं चाहता था कि चीजें इसी तरह आगे बढ़े, लेकिन अब यहाँ खड़े होकर मीटिंग से कुछ ही पल पहले मुझे थोड़ा घबराहट महसूस हो रही थी। यह मेरे लिए एक अजीब एहसास था। एक्स के तौर पर दूसरे लोग मेरे सामने डर से कांपते थे। शायद इसलिए क्योंकि इस दुनिया में माना है और इसके साथ ऐसे लोग आते हैं जिनकी ताकत सोच से परे है। अपने दिल को संभालते हुए मैं कमरे में दाखिल हुआ जब एक गार्ड ने दरवाजा खोला। जूलियन मेरे बगल में खड़ा था, एक आज्ञाकारी बटलर की तरह, या कम से कम वैसा बनने की कोशिश कर रहा था। कमरे के अंदर आमने सामने शानदार सोफे लगे हुए थे। मैं प्रवेश द्वार के सामने वाले सोफे के कोने पर बैठ गया। जूलियन मेरे बगल में खड़ा था, उसकी नजरें किसी भी तरह के हमले की आहट पर टिकी थीं। हम ऐसा नहीं था कि वह मुझे ऐसी किसी चीज से बचा सकता था। फिर भी उसकी कोशिशों ने मुझे प्रभावित किया। उसने मुझे अपने बॉस की तरह मानना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं है कि मुझे यह बुरा लगा। हमने बॉस के आने का इंतजार किया। इस बीच मैंने अपने सामने मेज पर रखे स्नैक्स खाने का फैसला किया। चप चप। वे बहुत स्वादिष्ट थे। क्या अमीर लोग ऐसा ही खाना खाते हैं? हालांकि मैं खुद भी अमीर हूं, फिर भी मेरे पास कायल की सारी यादें नहीं हैं। और उसने जो चीजें खाई थीं, उनके स्वाद को याद करना अभी थोड़ा मुश्किल था। जल्द ही दरवाजा फिर से खुला और एक लंबा आदमी कमरे में दाखिल हुआ, जिससे सन्नाटा टूट गया। उसकी लंबाई लगभग 6'2" थी और उसके गहरे लाल बाल उसकी पर्सनैलिटी पर खूब जंच रहे थे। उसके चेहरे पर एक लंबा निशान था जो उसे एक मर्दाना लुक दे रहा था। मर्दाना होने से कहीं ज्यादा वह खतरनाक लग रहा था। जब उसने अपनी काली आंखों से मुझे घूरा तो कमरे की हवा दम घोंटने वाली लगने लगी। खामोशी। हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं आर्थर की नज़र की तेजी से हैरान रह गया। ऐसा लगा जैसे वह मेरी आत्मा की गहराई तक देख रहा हो। और यह तब था जब उसने अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश भी नहीं की थी, वरना तो वह मुझे बुरी तरह कुचल देता। मुझे उसके सामने खुद को एक कीड़े जैसा महसूस हुआ। लेकिन अगर मैं बाद में होने वाली बातचीत में बढ़त बनाए रखना चाहता था तो मैं नजरें नहीं हटा सकता था। माहौल का मुझ पर असर न होने देते हुए मैं अपनी सीट से शालीनता से उठा और शांति से आर्थर की ओर बढ़ा, जो दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा मुझे देख रहा था। मेरा नाम केल है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। आर्थर की नज़र मेरे हाथ पर गई और एक पल रुकने के बाद उसने हाथ मिलाया। आर्थर दिमित्री। सोचा नहीं था कि जुए के अड्डे पर किसी फ्रॉस्ट से मुलाकात होगी। वह भी मुस्कुराया। मैंने उसकी बातों से खुद को परेशान नहीं होने दिया।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह जानता था कि मैं कौन हूं। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी पहचान छिपा रहा था, लेकिन उसकी बातों का मकसद साफ था। यह एक चेतावनी थी कि मजाक न करूं। कभी कभी मजाक करना अच्छा होता है। मैं अपनी पिछली सीट की ओर बढ़ा, जबकि आर्थर मेरे सामने बैठ गया। अच्छी बात है कि यंग लॉर्ड ने यहाँ अच्छा समय बिताया, लेकिन अगर आप इसी तरह लोगों के पैसे जीतते रहे तो हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। हमें हर जगह अपनी साख बनाए रखनी होती है। मुझे लगता है कि जीतना मेरी किस्मत थी। कभी नहीं सोचा था कि इतना कमा पाऊंगा। मैंने चेहरे पर सबसे मासूम भाव लाते हुए कहा। आर्थर ने एक पल के लिए मेरे चेहरे को घूरा और फिर अपने चेहरे से मुस्कान हटा ली। क्या खेल खेल रहे हो, बच्चे? एक पल के लिए भी यह मत सोचना कि फ्रॉस्ट होने की वजह से तुम मुझसे बच जाओगे। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैंने उलझन में अपना सिर झुकाया। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर तुम चाहते तो चुपचाप रहकर भी गेम जीत सकते थे और खूब पैसे कमा सकते थे। लेकिन तुमने जानबूझकर सबको हराकर हंगामा खड़ा किया। अगर ऐसा तुमने मेरा ध्यान खींचने के लिए नहीं किया, तो फिर तुम्हारे मकसद क्या हैं? तेज। यही मेरी सोच थी। टेबल पर खेलने और सब कुछ जीतने की असल वजह यही थी। आर्थर से अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल था। मुश्किल तो बहुत छोटा शब्द था। आर्थर कभी किसी से नहीं मिलते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसमें उनका समय बर्बाद होगा। मुझे किसी तरह उनसे बात करनी ही थी। बेशक सिर्फ गेम जीतने से उनका ध्यान नहीं खींचा जा सकता था। इसमें मेरे नाम की भी बड़ी भूमिका थी। परिवार का नाम। फ्रॉस्ट परिवार के किसी सदस्य का ऐसी हरकतें करना निश्चित रूप से उनका ध्यान खींचता। इसलिए नहीं कि वह मैं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें शक था कि उनके इलाके के मामलों में डची का हाथ है। अगर कोई और होता तो वे इतने खुलेआम मीटिंग नहीं बुलाते। वे पहले मेरे मकसद की जांच करते, यह समझने की कोशिश करते कि असल में क्या दांव पर लगा है। फिर उस स्थिति से होने वाले किसी भी नुकसान को कम करने के लिए संभावित उपाय सोचते। लेकिन मेरे सामने वाले आदमी को उन छोटे मोटे खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह फ्रॉस्ट से नहीं डरता था। खैर, वह दुनिया में किसी से नहीं डरता था। अगर उसे लगता कि कोई बड़ी ताकत उसके साथ खेल रही है, तो वह झुकता नहीं। वह किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता। वह ऐसा इंसान था जो कम बोलता था और ज्यादा काम करता था। वे उसे एंड्स स्वॉर्ड कहते थे। वाकई एक सही नाम। कोई ऐसा जो अपनी तलवार से सभी मुश्किलों को खत्म कर देता है। आर्थर दिमित्री। मेरा जल्द ही बनने वाला मोहरा। अगर मेरे किसी काम से आपको कोई नुकसान पहुंचा हो तो मैं माफी चाहता हूं। और हाँ, मैं सच में आपका ध्यान खींचना चाहता था। मैंने गहरी सांस लेते हुए आर्थर की आंखों में देखा। वह चुप रहे और मेरे आगे बोलने का इंतजार करते रहे। जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे, मेरे परिवार के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मैंने 1 साल पहले ही अपना घर छोड़ दिया था। इसलिए आपको यहाँ फ्रॉस्ट परिवार के किसी भी सीधे दखल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आर्थर को मेरी बात समझने के लिए थोड़ा समय दिया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, वह अपनी सीट से उठ खड़े हुए। अगर बात फ्रॉस्ट परिवार के बारे में नहीं है, तो मुझे आपको समय देने का कोई कारण नहीं दिखता। बच्चे। जब वह जाने के लिए तैयार हुए, तो मैं बिना घबराए सोफे पर पीछे की ओर झुक गया। मुझे ऐसे ही रिएक्शन की उम्मीद थी। फ्रॉस्ट होने के अलावा मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ खास नहीं था। लेकिन मैं चीजों को ऐसे ही खत्म नहीं होने दे सकता था।
क्या आप सच में जाना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर आर्थर के कान थोड़े फड़फड़ाए और मैं रुक गया। मेरी सस्ती हरकतों से निराश होकर उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। हो सकता है कि मैं आपके समय के लायक न लगूं, लेकिन क्या आप अपनी बेटी के बारे में भी यही कह सकते हैं? आर्थर वहीं जम गए। उन्होंने धीरे से अपना सिर मेरी तरफ घुमाया, लेकिन पहले उनके चेहरे पर जो शांत भाव था, उसकी जगह अब गुस्से और परेशानी के भाव ने ले ली थी। उन्हें अपनी बेटी का जिक्र बिल्कुल पसंद नहीं था। आर्थर को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि कोई उसके बारे में बात करे। वह हमेशा उसके ठीक होने की उम्मीद करते थे, लेकिन दुनिया ने कभी उसका साथ नहीं दिया। बस उसके जिक्र से ही उनके दिमाग में हलचल मच जाती थी। यह किसी को उन चीजों की याद दिलाने जैसा था जिन्हें वे कभी भी खो सकते थे। जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा। यह एक जोखिम भरा दांव था। हो सकता था कि मुझे पता भी न चले कि मेरी मौत कैसे हुई और मैं मारा जाऊं। फिर भी अगर मैं इस आदमी को अपनी तरफ करना चाहता था, तो मुझे यह जोखिम उठाना ही था। उम्मीद है कि उसके बारे में बात करने के लिए आपके पास कोई ठोस वजह होगी। किसी फ्रॉस्ट का अपनी बेवकूफ़ी की वजह से किसी मामूली जुए के अड्डे पर मरना बुरा लगेगा। आर्थर की नज़रें मुझ पर टिकी थीं। मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई शिकारी मेरे मांस का स्वाद परख रहा हो और यह सोच रहा हो कि क्या मैं शिकार करने लायक हूं। वह बीमार है ना? तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? आर्थर ने अपनी खून की प्यास, गुस्से को थोड़ा बाहर निकालते हुए पूछा। उस दबाव से मेरे घुटने कांपने लगे, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। मेरे पास उसका इलाज है। मैंने उसे गौर से देखा। अब दिलचस्पी है? आर्थर ने कुछ नहीं कहा। वह सोच विचार कर रहा था। उसे पता था कि अगर मैं अपनी जान दांव पर लगा रहा हूं, तो मेरी बात में कुछ तो सच्चाई होगी। और मैं तुम पर यकीन क्यों करूं? उसके सवाल का जवाब देने से पहले मैंने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। इस पर उसने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा, लेकिन वह मान गया। उसे सच में अपनी बेटी की परवाह थी। मैंने जूलियन की तरफ एक नज़र डाली ताकि उसे भरोसा दिला सकूं। हालांकि उसने चेहरे पर जाहिर नहीं किया, लेकिन वह अपनी जान को लेकर डरा हुआ था। उसकी सूझबूझ काबिले तारीफ थी। अगर वह डर दिखाता, तो आर्थर के सामने मेरी बढ़त खत्म हो जाती। मेरा रणनीतिकार, मेरे दावों की सच्चाई परखने के लिए तुम्हारे पास साइलेंट जज तो है ही। मैं मुस्कुराया। हालांकि उसने चेहरे पर जाहिर नहीं किया, लेकिन आर्थर अंदर ही अंदर हैरान जरूर हुआ होगा। साइलेंट जज, यह दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों, आर्टिफैक्ट्स में से एक थी। इसके मूल के बारे में कोई नहीं जानता था। पूरी दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 ही चीजें थीं, और उनमें से एक आर्थर के पास थी। यह एक ऐसा राज था जिसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए था। मुझे इसके बारे में कैसे पता चला? गेम में आर्थर ने इसका इस्तेमाल कई ऐसे लोगों पर किया था जिनके बारे में उसे लगता था कि उनके पास उसकी बेटी का इलाज हो सकता है। माहौल बदल गया। आर्थर के मुझे देखने का अंदाज काफी बदल चुका था। उसे पता चल गया था कि मैं उतना नाकाबिल नहीं हूं जितना मैं दिखता हूं। फ्रॉस्ट परिवार को उस कलाकृति के बारे में पता चलने का कोई जरिया नहीं था, और अगर उन्हें पता भी होता, तो मेरे पिता मुझ जैसे नाकाम इंसान के साथ ऐसी बात कभी शेयर नहीं करते। नतीजा साफ था। मेरे पास मेरे अपने सोर्स, और वो भी काबिल सोर्स। आर्थर शायद यही सोच रहा होगा। खैर, उसका अंदाजा गलत नहीं था। सच में मुझे गेम से जानकारी मिली थी,
इसलिए उसे एक काबिल सोर्स कहा जा सकता है। हाँ, सब कुछ अपने कंट्रोल में होना अच्छा लगता है। तो बदले में तुम्हें क्या चाहिए? खुद को संभालते हुए आर्थर ने पूछा। मैंने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या तुम पहले इलाज के बारे में नहीं जानना चाहते? लगता है साइलेंट जज के बारे में तुम्हारी समझ अभी भी कम है। यह मेरी आत्मा से जुड़ा है। तुम्हारे दावों की सच्चाई जानने के लिए मुझे इसे एक्टिवली इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यह बात मेरे लिए नई थी। कमबख्त डेवलपर्स, क्या वे गेम में सब कुछ नहीं समझा सकते थे? जिस पल तुमने इलाज के बारे में बात की, मुझे पता चल गया कि यह सच है। भले ही यह आधा सच हो, पर सच तो था ही। उस आर्टिफैक्ट में वाकई जबरदस्त ताकतें थीं। हाँ, मैंने जो कहा था वह पूरी कहानी नहीं थी। मेरी बस एक शर्त है। थोड़ी देर रुककर मैंने आर्थर की आंखों में देखा। मेरी सेवा करो। कमरे में सारे गार्ड्स स्तब्ध रह गए। सबने मुझे हैरानी से देखा। सच कहूं तो मैं उसके मुंह पर ऐसा कुछ कहकर सच में पागल लग रहा था। लेकिन मेरी उम्मीद के उलट आर्थर ने कोई रिएक्ट नहीं किया। हालांकि मैं अपनी बेटी को ठीक करना चाहता हूं, लेकिन तुम जानते हो कि डील बैलेंस्ड नहीं है। मैं दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में से एक हूं, और तुम उम्मीद करते हो कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूं। अगर तुम्हारा यही मतलब था। हाँ, जिंदगी भर, मैंने सीधे चेहरे से कहा। और अगर तुम कहते हो कि डील बैलेंस्ड नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम अपनी आज़ादी को अपनी बेटी की जान से ज्यादा अहमियत देते हो? यह तो निराशाजनक है। शिंग, मैं पास के गार्ड्स को अपनी तलवारें म्यान से निकालते हुए देख सकता था। उनकी आंखें दुश्मनी से मुझ पर टिकी थीं। आह, काफी वफादार लोग थे। मैंने असल में उनके बॉस की बेइज्जती की थी। अगर वे रिएक्ट नहीं करते तो अजीब होता। आर्थर ने हाथ उठाकर उन्हें शांत होने का इशारा किया। हालांकि वे पीछे हट गए, लेकिन उनका गुस्सा बना रहा। तुम्हें आग से खेलना बहुत पसंद है। जहां तक मेरी आज़ादी की बात है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है जब तक तुम मेरी बेटी को ठीक कर सकते हो। मैं तो बस तुम्हारी बात को कन्फर्म कर रहा था। वह रुका और एक थकी हुई आह भरी। इलाज की सालों की तलाश उसे बेकार की जगह पर ले आई थी। जैसे ही उसने मुझ में उम्मीद की एक किरण देखी, उसने बिना किसी झिझक के उसे पकड़ लिया। क्या इसे ही प्यार कहते हैं? मेरे लिए एक अजीब चीज। मैंने इसे अपने अलावा किसी और के लिए कभी महसूस नहीं किया। किसी और के लिए खुद को कुर्बान करना, यह आखिरी चीज थी जो मैं कभी करूंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं इसका फायदा उठाकर दूसरों को अपने कामों में शामिल नहीं करूंगा। दुनिया ऐसे ही चलती है। साइलेंट जज का इस्तेमाल करके मुझे जो महसूस हो रहा है, उसके हिसाब से तुम्हारा बयान आधा ही सच है। क्या तुम इसे समझा सकते हो? सच तो यह है कि मैंने जो कहा था वह आधा अधूरा सच ही था। हालांकि मुझे उसकी बेटी का इलाज पता था। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे इलाज पता है, बस उसे तैयार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आर्थर ने सिर हिलाया। फिर वह अपनी जगह से उठा और मेरी ओर बढ़ा। मेरी आंखों में उसी गहरी नजर से देखते हुए उसने अपनी तलवार निकाली। वह एक काली तलवार थी। हालांकि वह किसी भी आम तलवार जैसी दिखती थी, लेकिन उसे मामूली समझना गलती होती। गारथेल, दुनिया की कुछ दुर्लभ मिथिकल ग्रेड चीजों में से एक। इसी वजह से सबसे ताकतवर लोग भी आर्थर से डरते थे। गारथेल की खूबियों के बारे में गेम में कभी नहीं बताया गया था। क्यों?
आर्थर ने अपनी लड़ाइयों में कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। उसका हमेशा से मानना था कि इतनी शानदार तलवार का इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब कोई नेक मकसद के लिए लड़ रहा हो। कितनी बेवकूफ़ी भरी बात थी। फिर भी कहानी के एक हिस्से में उसकी कुछ ताकतें दुनिया के सामने आईं। इसके बाद हर ताकतवर योद्धा आर्थर का सामना करने से कतराने लगा। अगर उसने हीरो से लड़ते समय गार्थेल का इस्तेमाल किया होता तो उसे कभी हराया नहीं जा सकता था। लेकिन आर्थर आखिर तक अपने उसूलों पर कायम रहा। एक बेवकूफ़ी भरा लेकिन सम्मान के काबिल काम। इससे पहले कि मैं उसके इस काम के बारे में कुछ पूछ पाता, वह एक घुटने पर बैठ गया और तलवार जमीन में गाड़ दी। आज से मैं, आर्थर दिमित्री, अपने खून की कसम खाता हूं कि जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। आज से मैं तुम्हारी तलवार बनूंगा, मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा। यह सच में एक जबरदस्त कसम थी। आसपास खड़े सभी गार्ड घुटनों के बल बैठ गए जब उन्होंने अपने मालिक को मेरे प्रति वफादारी की कसम खाते देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उनमें से कई लोगों को मुझ जैसे कमजोर इंसान के सामने घुटने टेकने में बुरा लगा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर ऐसा किया। उनका काम साफ था। वे अपनी जान देकर आर्थर की सेवा करते थे। अब जब वह मेरी सेवा कर रहा है तो अब मैं उनके बॉस का भी बॉस था। सबसे बड़ा बॉस है। अजीब तस्कर। फिर आर्थर ने मेरी आंखों में देखा और तलवार को अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ा। इस तलवार का नाम गार्थेल है। यह जूटन के सबसे मजबूत और खतरनाक हथियारों में से एक है। कृपया इसे मेरी वफादारी की निशानी के तौर पर स्वीकार करें। उसने अपने हाथ उठाए और मुझे तलवार लेने के लिए कहा। मैंने अपने दाहिने हाथ से तलवार की मूठ पकड़ी और तलवार को नीचे की ओर रखा। जब मैंने उसे हवा में कुछ बार घुमाया तो मुझे उसका एहसास हुआ। हालांकि मैं हथियारों का माहिर नहीं था, फिर भी उस तलवार ने मुझे हैरान कर दिया। उसका संतुलन बहुत नाजुक था। जैसे वह पलक झपकते ही एक तरफ से दूसरी तरफ झुक सकती थी, फिर भी स्थिर रहती थी। वह वजन में हल्की थी, लेकिन मुझे उसकी धार का तीखापन महसूस हो रहा था। और उससे जो एहसास हो रहा था वह डरावना था। उससे मेरा दम नहीं घुट रहा था, लेकिन वह वहां मौजूद थी, इंतजार कर रही थी। किसी ऐसे व्यक्ति का जो उसे चला सके, जो उसे अपने मालिक के दुश्मनों का खून चखा सके। मुझे वह तलवार पसंद आई। मैं उसे पाना चाहता था। लेकिन फिलहाल तुम इसे अपने पास रख सकते हो, मैंने कहा और तलवार आर्थर को वापस कर दी, जो अब मेरे सामने सीधे खड़े होकर इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में मेरे प्रति वफादारी साफ झलक रही थी। मैंने सब कुछ इसी तरह होने की योजना बनाई थी। फिर भी इस आदमी को मेरे सामने झुकते हुए देखना मुझे मजेदार लगा। आर्थर ने मुझे उलझन भरी नजरों से देखा। मैंने अपनी बात जारी रखी। हालांकि मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूंगा, लेकिन मेरी ताकत इतनी नहीं है कि मैं इसकी असली क्षमता को बाहर ला सकूं। आह! मेरे दिल में एक कसक सी उठी। यह तुम्हारे हाथों में ज्यादा उपयोगी होगी, और तुम जितने ताकतवर होगे मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। मेरी बातों के पीछे की वजह समझते हुए उसने तलवार को वापस उसकी म्यान में डाल दिया। अब जरूरी काम हो चुका था। मैंने आर्थर की वफादारी हासिल कर ली थी, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। वह मेरा सेकंड इन कमांड, मेरे बाद सबसे अहम व्यक्ति बनने वाला था। इतने ऊंचे ओहदे वाले व्यक्ति का मेरे प्रति पूरी तरह वफादार होना जरूरी था। आमतौर पर ऐसी वफादारी और सम्मान की भावना पैदा होने में कम से कम कुछ साल लग जाते हैं।
ऐसी कई चीजें हैं जो एक इंसान को दूसरे से जोड़ती हैं। एक साथ लड़ाइयाँ लड़ना भी उनमें से एक है। इंसान हमेशा से कमजोर जीव रहे हैं। उन्हें आसानी से ऐसे काम करने के लिए मनाया या बहलाया जा सकता है जो सामान्य परिस्थितियों में उनकी इच्छा और आदर्शों के खिलाफ होते। वे सबसे ज्यादा ढलने वाली प्रजाति हैं। दुनिया इस वजह से दूसरी जातियों के मुकाबले कमजोर होने के बावजूद इंसान आज भी दुनिया की बड़ी ताकतों में से एक हैं और उनका दबदबा है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस खूबी की वजह से इंसान मजबूत बने, वही उनकी कमजोरी भी बन सकती है। अगर सही समय और कोशिश से हालात को बदला जाए तो इंसानों को वफादार बनने के लिए मजबूर किया जा सकता है। और हैरानी की बात क्या है, वे कुछ ही समय में इस वफादारी के आदी हो जाते हैं। सही प्लानिंग से ऐसी वफादारी की भावना पैदा की जा सकती है, भले ही वह जबरदस्ती ही क्यों न हो। मैं भी यही करने जा रहा था। आर्थर की बेटी के इलाज में मदद करने की वजह से मुझे उसका सम्मान और वफादारी मिली थी। अब इसी तरह के किसी दूसरे जरूरी मामले में उसकी मदद करने से मेरे प्रति उसकी वफादारी और पक्की हो जाएगी। बात क्या थी? तुम्हारी अभी की रैंक क्या है? आर्थर ने पलकें झपकाईं। मैं अभी इम्मॉर्टल 7 पर हूं। बेशक वह था। और तुम सॉवरेन की रैंक में कब शामिल होने वाले हो? मेरा सवाल सुनकर उसने आह भरी। उसे इसकी उम्मीद रही होगी। मुझे अगली रैंक में शामिल होने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। मेरा कोर डैमेज हो गया है और इसके साथ रिंग्स को कंप्रेस करके इसे सॉवरेन कोर में बदलना रिस्की होगा। वह रुका। रिस्की एक छोटा सा शब्द होगा। इससे पक्का मेरी मौत हो जाएगी। उसने मेरी आंखों में देखा। मैं उनमें जलती हुई आग देख सकता था। हालांकि मैं रैंक नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको मेरे काम की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी स्किल्स पर भरोसा है। अगर मुझे किसी सॉवरेन से भी लड़ना पड़े तो मैं डर से नहीं डरूंगा। उसका कोर डैमेज हो गया था, लेकिन उसकी विल नहीं। मेरी तलवार। मुझे उसकी सिचुएशन के बारे में सब पता था, लेकिन सीधे इसके बारे में बात करने से शक पैदा होता। आर्थर की राय में एक डैमेज कोर ऐसी चीज थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं चलना चाहिए था, भले ही मेरे इंफॉर्मेशन सोर्स काबिल हों। अब समय था कि मैं उस पर हमला करूं और उसकी लॉयल्टी को ढालूं। क्या होगा अगर मैं कहूं कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है? उनके रिएक्शन स्वाभाविक थे। क्या डैमेज्ड माना कोर को ठीक किया जा सकता है? जैसे यह मुमकिन ही न हो। अगर कोर को इतनी आसानी से ठीक किया जा सकता, तो कम टैलेंट वाले अनगिनत लोग बिना किसी नतीजे की परवाह किए अपने कोर का इवोल्यूशन कर लेते। यह ध्यान देने वाली बात थी कि अगर कोई व्यक्ति कोर इवोल्यूशन के दौरान फेल हो जाता, तो इसके दो नतीजे हो सकते थे। एक तो तुरंत मौत, और दूसरा कोर का बेकार हो जाना। और बेकार हो चुके कोर से ठीक होना नामुमकिन माना जाता था। यही एकमात्र कारण था कि लोग तब और कल्टीवेशन करना बंद कर देते थे जब उन्हें लगता था कि वे किसी रुकावट बॉटलनेक के करीब पहुंच रहे हैं। और यहाँ 16 साल का एक लड़का दावा कर रहा था कि उसके पास डैमेज्ड कोर का इलाज है। आर्थर ने मेरी बात को नकारा नहीं। अगर सच में तुम्हारे पास इलाज है तो। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। इस नश्वर दुनिया का सबसे ताकतवर जीव तुम्हारी सेवा में होगा। उसका आत्मविश्वास बेबुनियाद नहीं था। इलाज वही है जो तुम्हारी बेटी के लिए था। इसलिए जब समय आए तो देवत्व गॉडहुड की ओर कदम बढ़ाने के लिए तैयार रहना। मैं मुस्कुराया। जब मैं मुड़ा तो जूलियन मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई देवता हूं।
उसका रिएक्शन लगभग प्यारा लग रहा था। कुछ ही मिनटों में मैंने DX के लिए एक मजबूत सदस्य हासिल कर लिया था और साथ ही ऐसी नामुमकिन चीजें भी बता दी थीं जिनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। शायद मैं सच में किसी देवता जैसा लग रहा था, कोई ऐसा जो सब कुछ जानता हो। कमरे की खामोशी मेरे जूतों की आवाज से टूटी जब मैं आर्थर की ओर बढ़ा और उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें मेरी आंखों से नहीं हटीं। अब जब मुख्य बातें हो चुकी हैं, तो चलो उस वजह पर बात करते हैं जिसके लिए मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत है। मेरी आवाज में गंभीरता सुनकर आर्थर सीधा खड़ा हो गया। मैं एक गुप्त संगठन बनाने की योजना बना रहा हूं जो दुनिया भर में छिपकर काम करेगा। मैंने इसका नाम DX रखा है। मैंने नजरें मिलाए रखते हुए अपनी बात जारी रखी। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सेकंड इन कमांड बनो। DX के प्रमुख के तौर पर मेरी असली पहचान सिर्फ कुछ ही लोगों को पता होगी। उनमें तुम भी शामिल हो। बाकी सदस्यों के लिए मैं X के नाम से जाना जाऊंगा। और मैंने कमरे में मौजूद गार्ड्स की ओर देखते हुए बात रोकी, जो शुरू से ही हमारी पूरी बातचीत सुन रहे थे। ये लोग उन चुनिंदा लोगों में शामिल नहीं हैं। उनकी ओर नजर डालते हुए मेरी आवाज में कोई भावना नहीं थी। उन्होंने बहुत कुछ सुन लिया था और अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा देख लिया था। मेरी नजर पड़ते ही वे सब तनाव में आ गए। वे समझ गए थे कि मेरी बातों का क्या मतलब है। फिर भी उन्होंने कन्फर्मेशन के लिए आर्थर की ओर देखा। तस्कर भले ही उन्होंने मेरे सामने घुटने टेक दिए थे, लेकिन उनकी वफादारी अभी भी आर्थर के साथ थी। DX के सभी संभावित सदस्यों को अपनी असली पहचान न बताने के पीछे यह एक मुख्य कारण था। ये लोग और भविष्य में मेरी सेवा करने वाले सभी लोग उन अलग अलग विलेंस, खलनायकों के अनुयायी होंगे जिन्हें मैं अपनी टीम में शामिल करने की योजना बना रहा था। इससे वफादारी कमजोर पड़ सकती थी। मैं ऐसा नहीं चाहता था। और उनके पुराने लीडर्स के प्रति उनकी वफादारी को दबाने और उन्हें ईमानदारी से मेरी सेवा करने के लिए मजबूर करने का एकमात्र तरीका था उनमें सबसे ताकतवर चीज पैदा करना। डर। X के तौर पर मेरी पहचान मुझे एक रहस्यमयी व्यक्ति के रूप में पेश करेगी जो DX में सभी पर राज करता है। इससे मेरे सबसे पक्के अनुयायी भी अपने पुराने मालिकों से इजाजत लिए बिना मेरे आदेशों का पालन करेंगे। वफादारी को सिर्फ डर से ही दबाया और बदला जा सकता है। अनजाने का डर। आर्थर के चेहरे पर उलझन के भाव थे। जो लोग उसके प्रति वफादार थे, उन्हें मारना निश्चित रूप से उसके लिए एक मुश्किल फैसला था। लेकिन अब उसकी जिंदगी का फैसला सिर्फ उसके हाथ में नहीं था, वह मेरी थी। और मेरी इच्छा ही उसका आदेश था, जिसका उसने पालन किया। सिर के एक इशारे के साथ कमरे में मौजूद सभी गार्ड्स ने अपनी तलवारें निकालीं और एक ही झटके में अपना गला काट लिया। यह शानदार था। उनके शरीर धड़ाम से गिरे और उनके नीचे खून का तालाब बन गया। उनके चेहरों के भाव देखने लायक थे। अपनी मर्जी से आत्महत्या करना एक बात थी, लेकिन शरीर से जान निकलते समय दर्द महसूस करना उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव रहा होगा। दुर्भाग्य से उनकी कमजोर जिंदगी का यह आखिरी अनुभव था। आर्थर ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और खामोशी को मृतकों के लिए प्रार्थना करना। उसने कुछ नहीं कहा, मेरे फैसले का विरोध नहीं किया। लेकिन जब उसने मुझे देखने के लिए आंखें खोलीं, तो उसकी आंखों में थोड़ा पछतावा साफ दिख रहा था। क्या यह पछतावा इसलिए था कि उसने अपनी बेटी के इलाज के लिए मेरी मदद स्वीकार की थी? मेरी सेवा करने के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। समय के साथ उसे ऐसी चीजों की आदत हो जाएगी
और जब मैं उसे और उसकी बेटी दोनों को ठीक कर दूंगा तो चिंता करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। मैं जूलियन की ओर बढ़ा, जिसके चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। जिस पल उसने मेरे लिए काम करने का फैसला किया था, तभी उसे पता था कि ऐसी चीजें तो होंगी ही। फिर भी किसी बात को जानना और उसे अपनी आंखों से देखना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें थीं। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसका शरीर अनजाने में ही सिहर उठा। हाँ, यह सब इसलिए जरूरी था ताकि वे दोनों एक बात साफ साफ समझ सकें। मुझसे कभी पंगा मत लेना और मुझे कभी डबल क्रॉस मत करना। वफादारी को दो लोगों को जोड़ने वाला पुल माना जा सकता है। यह पुल समय के साथ खराब हो सकता है और अपनी अलग अलग उम्मीदों के बोझ तले आखिरकार टूट सकता है। इस बीच डर वह सीमेंट है जो पुल को अटूट बनाता है। अगर दूसरी तरफ वाला इंसान पुल को तोड़ने के बारे में सोचता भी है, तो यही डर उसे अपने मन में कुछ भी करने से पहले कांपने पर मजबूर कर देगा। अगर मैं बहुत नरम दिखा, तो मेरे ये सबॉर्डिनेट भविष्य में मेरी सेवा करने के बारे में दोबारा सोच सकते हैं। वे अपने फायदे के लिए मुझे गद्दी से हटाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे इन प्यादों को उनकी जगह समझानी थी, इससे पहले कि उनके दिलों में धोखे के बीज जड़ पकड़े और उनके दिमाग में खिलें। सिविल वॉर इतिहास में अब तक देखे गए सबसे खतरनाक युद्ध हैं। धरती पर भी सबसे ताकतवर लोग, अब तक के सबसे महान सम्राट ऐसे ही युद्धों की वजह से गद्दी से उतारे गए। मैं उन बेचारे आदमियों जैसी गलतियां नहीं करूंगा जो अपनी प्रजा को भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हार हमेशा से मेरे लिए एक रहस्य रही है और मुझे इसकी शान देखने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। ये जूलियन हैं, हमारे मुख्य रणनीतिकार। जूलियन के कंधे पर हाथ रखकर मैं आर्थर की ओर मुड़ी। उन दोनों के कुछ कहने का इंतजार किए बिना मैंने अपनी बात जारी रखी। अब जब मुख्य सदस्य सुरक्षित हैं, तो हमें अपने काम का दायरा बढ़ाना होगा। सबसे पहले, आपकी सेना की ताकत क्या है? मेरे लिए इसके बारे में जानना जरूरी था। सारी योजनाएं इस बात पर निर्भर करती थीं कि उस समय कितनी लड़ाकू ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी मेरे लिए लगभग 1000 लोग काम कर रहे हैं। उनमें से 400 आयरन रैंक के हैं, जो मुख्य रूप से प्रशासनिक और अन्य प्रबंधन कार्यों में लगे हैं। वह सोफे पर आराम से बैठ गए और अपने पैरों को सलीके से एक दूसरे के ऊपर रखा। और मुझे मानना ही पड़ा, वह बहुत आकर्षक लग रहे थे। खांसी, खांसी। अगर उन्हें पता चलता कि मैं क्या सोच रही हूं, तो क्या उन्हें अजीब लगता? बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है, साथी पुरुषों की तारीफ करना सामान्य बात है न? मेरे मन की बात जाने बिना आर्थर ने अपनी बात जारी रखी। 300 ब्रॉन्ज रैंक के हैं, जबकि लगभग 250 सिल्वर रैंक के हैं। बाकी 40 गोल्ड रैंक के हैं, जिनमें से लगभग 10 गोल्ड 4 पर हैं। 7 फाइटर्स शुरुआती प्लेटिनम कोर वाले हैं और बाकी 3 शायद प्लेटिनम 3 और 5 के बीच हैं। यह काफी बड़ी संख्या थी और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक मजबूत सेना थी जिसका किसी बड़ी ताकतवर संस्था से कोई संबंध नहीं था। आर्थर ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, जैसे कुछ याद कर रहे हों। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो डेविड लंबे समय से प्लेटिनम 5 पर था। वह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में अपने कोर को डायमंड में बदल लेगा। इसलिए अभी के लिए मान लीजिए कि एक डायमंड रैंक वाला भी है। डेविड, आर्थर ने सिर हिलाया। आह, हाँ डेविड ब्रूथ। आप उसे एक तरह से मेरा सेकंड इन कमांड कह सकते हैं। वह आदमी तो एक जानवर जैसा ताकतवर है।
आर्थर की सेना को सबसे ताकतवर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके काम करने के इलाके के हिसाब से वे काफी अच्छे थे। दुनिया के कई इलाकों में 40 गोल्ड रैंक वाले लोगों का होना टॉप लेवल माना जा सकता है। रैंक बढ़ाना आसान नहीं था, इसलिए ताकत के रास्ते पर कोई जितना ऊपर चढ़ता था, उसके कोर को अगले रैंक तक अपग्रेड करने की संभावना उतनी ही कम हो जाती थी। दुनिया भर की किसी भी सेना में ज्यादातर लोग ब्रॉन्ज और सिल्वर कोर वाले ही होते थे। आयरन रैंक वाले लोग कमजोर नहीं थे, लेकिन सीधे लड़ाई के अलावा उनके दूसरे काम भी थे। जहां तक प्लैटिनम रैंक की बात है, ऐसे लोग और भी कम मिलते थे। बेहतर समझने के लिए इसे ऐसे देखें, हर 1000 ब्रॉन्ज फाइटर्स में से लगभग 100 सिल्वर वॉरियर्स बनते हैं, और हर 1000 सिल्वर फाइटर्स में से लगभग 10 लोगों के पास गोल्ड कोर होता है। वहीं हर 1000 गोल्ड रैंक वालों में से सिर्फ एक प्लैटिनम एक्सपर्ट बनता है, वह भी तब जब सही संसाधन उपलब्ध हों। इससे पता चलता है कि ऐसे लोग कितने कम होते हैं। और अगर प्लैटिनम से ऊपर के रैंक की बात करें, तो बहुत कम लोग ही रैंक बढ़ा पाते हैं। अपने कोर को ऊंचे रैंक तक अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत तो होती ही है, साथ ही काफी टैलेंट होना भी जरूरी है। ज्यादातर खास लोग प्लैटिनम रैंक तक पहुंचकर ही संतुष्ट हो जाते हैं और ज्यादा ताकत के लिए अपनी जान जोखिम में डालना जरूरी नहीं समझते। जो लोग ताकत की चाहत में वह खतरनाक कदम उठाते भी हैं, उनमें से सभी बच नहीं पाते। अगर कल्टीवेशन शक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया में इतनी बड़ी मुश्किल न होती, तो लोग पागल हो जाते और सिर्फ अपना रैंक बढ़ाने के लिए एक दूसरे को मार डालते। आर्थर मुझे देखता रहा, मेरे बोलने का इंतजार कर रहा था। तुमने काफी बड़ी सेना इकट्ठा कर ली है। उन्हें बनाए रखने में निश्चित रूप से तुम्हारी काफी दौलत खर्च हो रही होगी। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हारे पास ये सभी वफादार लोग हैं। इससे डीएक्स को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं मुस्कुराया। इतने सारे लोगों को संभालने वाले व्यक्ति के तौर पर तुम जरूर जानते होगे कि किसी भी संगठन के बने रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। मैंने आर्थर को एक मजाकिया नजर से देखा। पैसा? उसने कहा। हाँ, ऐसी चीज बनाने के लिए जो दुनिया भर में काम करे, हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी जो हमारे लिए काम करें। और इतने बड़े पैमाने के काम के लिए पैसे का एक ऐसा जरिया चाहिए होगा जो हमेशा बना रहे। मैं थोड़ी देर के लिए रुका ताकि मेरी बात उन तक ठीक से पहुंच सके। हम गैरकानूनी कामों से तो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन हमें कमाई का एक कानूनी जरिया भी चाहिए। कुछ ऐसा जो हमें लगातार जरूरी पैसा देता रहे और साथ ही हमारी सामाजिक ताकत भी बढ़ाए। लेकिन क्या अपने नाम से ऐसा कुछ शुरू करना सही रहेगा? जूलियन ने बीच में ही पूछा। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, उसे बात समझ में आ गई। तुम एक ऐसा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो जिसका हमसे किसी भी तरह से कोई लेना देना न हो। नहीं, लोगों की नज़र में तो वे हमसे जुड़े नहीं होंगे, लेकिन असल में उनका हमसे रिश्ता होगा, क्योंकि उस बिजनेस का हर सदस्य डीएक्स का ही हिस्सा होगा। इस जवाब से जूलियन के चेहरे पर आई चिंता की लकीरें कम नहीं हुईं। लेकिन बिजनेस को इतना बड़ा बनाने के लिए कि वह हमें आर्थिक रूप से सहारा दे सके, उसे मार्केट के प्रीमियम सेगमेंट में काम करना होगा। तो क्या तुम इन कैसीनो को बढ़ाना चाहते हो, या कुछ और ही? इस आदमी को अभी भी कुछ ट्रेनिंग की जरूरत है। उसकी सोचने की रफ्तार मुझसे बहुत धीमी है। खैर, यह तो उम्मीद के मुताबिक है। वह मेरे जितना स्मार्ट नहीं हो सकता। फिर भी, हाँ, मैं इतना खुशनसीब क्यों हूं? तुम्हें क्या लगता है कि कसीनो हमारी पैसे की जरूरतें पूरी कर पाएंगे?
और क्या तुम्हें सच में लगता है कि अलग अलग एम्पायर कुछ रैंडम लोगों को अपने इलाकों में कसीनो खोलने की इजाज़त देंगे? मैंने उसे अपनी बात समझने दी। यह कोई लीगल बिजनेस नहीं है। बस अथॉरिटीज इसे इसलिए बर्दाश्त करती हैं क्योंकि इससे उन्हें अच्छा खासा टैक्स मिलता है। हाँ हाँ हाँ, यह सही है। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? जूलियन अजीब तरह से हंसा। क्योंकि तुम बेवकूफ हो, मैं यही कहना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी ज़बान रोक ली। बेचारे आदमी को डिमोटिवेट नहीं कर सकते। वह प्रेशर में जल्दी छोड़ सकता है। यह एक झंझट होगी। जूलियन ने अपनी ठुड्डी हथेली पर रखी और पॉसिबल सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगा। मैं चाहता था कि वह कुछ प्रैक्टिकल सोचे, लेकिन टाइम बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो क्या तुम मैड अल्केमिस्ट को जानते हो? मैड अल्केमिस्ट? हाँ, वो सिरफिरा। जूलियन ने अपनी आंखें झपकाईं। उसके बारे में क्या? मैं उसे अपनी टीम में शामिल करने की सोच रहा हूं। उसकी अल्केमी वाली दवाएं हमारे लिए कमाई का अच्छा जरिया बन सकती हैं। भले ही वह ठीक दिमाग वाला इंसान नहीं है, फिर भी हम उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम उस सिरफिरे के साथ काम करना चाहते हो? जूलियन हैरान लग रहा था। लगता है तुम उसे निजी तौर पर जानते हो। जूलियन ने मुझे घूरा, मेरी आंखों में मजाक या हंसी का कोई संकेत ढूंढते हुए। शायद वह मेरे दिमाग की हालत के बारे में सोच रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया उसके बारे में जानती है। अकेले उसके सिर पर रखा इनाम ही हमारे ऑपरेशंस को एक दशक तक चलाने के लिए काफी है। जूलियन ने कहा। फिर अपने संभावित खर्चों का अंदाजा लगाते हुए उसने खुद को सुधारा, शायद 1 साल के लिए। वह लड़का गलत नहीं है। आर्थर ने कहा। मुझे पता था। उस आदमी के साथ काम करना जोखिम भरा होगा। न सिर्फ हमारे पर्सनल प्लान्स के लिए, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए भी। अल्फ्रेड साइमर, जिसे मैड अल्केमिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपनी रिसर्च के प्रति लगन एक आम इंसान की सीमाओं से कहीं ज्यादा थी। वह 15 सालों में दुनिया भर में लगभग 10 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार था। हर प्रजाति ने उसे गिरफ्तार करने और सजाए मौत देने के आदेश जारी किए थे, लेकिन आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। उसके अपराधों में जिंदा इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना, जेनेटिक म्यूटेशन करना और ऐसे जीव बनाना शामिल था जो जूटन पर रहने वाली हर प्रजाति का मिश्रण थे। प्रकृति की सुंदरता को खोजने के उसके जुनून ने, जैसा कि वह इसे कहता था, दुनिया के कई हिस्सों में तबाही मचाई थी। एक बार उसने लगभग 50,000 लोगों के शहर में हर एक इंसान को मार डाला था, सिर्फ इसलिए ताकि वह एक ही समय में इतने सारे लोगों की मौत पर मना की डेंसिटी में होने वाले बदलावों को रिकॉर्ड कर सके। उसके बारे में दिलचस्प बात यह थी कि वह अपनी रिसर्च के नतीजे दुनिया के सामने रखता था। और चाहे दुनिया भर के जीनियस इसे माने या न माने, उनमें से कई लोगों ने अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए उसकी खोजों का इस्तेमाल किया। माना जीवन और जीवित शरीरों पर कई एडवांस्ड थ्योरीज जो आज उपलब्ध हैं, अल्फ्रेड की ही देन थीं। सिर्फ काबिलियत के मामले में मैं उसे इतिहास में सबसे बेहतरीन मानता हूं। और उससे अपने लिए काम करवाने में समस्या यह थी कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे शरीर के साथ कब छेड़छाड़ की जा रही है। हो सकता है कि वह हमारे खाने में कुछ दवाइयां मिला दे, सिर्फ यह देखने के लिए कि इंसान उसकी ड्रग्स या जो भी वह उन्हें कहता था के प्रति कितने मजबूत हैं। हो सकता है कि वह किसी की आंतें चीरकर खोल दे, सिर्फ किसी और की आंतों से तुलना करने के लिए। और नतीजे की बात करें तो कौन सी आंत पाचन में बेहतर काम करती है, किस प्रजाति की आंत अच्छी होती है,
क्वालिटी, अनुपात और न जाने क्या क्या की तुलना करना। वह लोगों को वैसा नहीं देखता था जैसे वे असल में थे। उसके लिए सब कुछ, यह तो बस एक नमूना है जिसे परखना और समझना है। उससे उलझना आग से खेलने जैसा है। लेकिन अगर खाना पकाना था तो यह करना ही पड़ता। और मुझे तो बहुत सारा खाना पकाना ही था। उससे अपनी बात मनवाना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा कोई कुत्ता नहीं जिसे काबू न किया जा सके। वह भले ही थोड़ा जंगली हो, पर है तो कुत्ता ही। लोग उससे डरते हैं। क्यों? कहते हैं कि वह बुरा है। लेकिन हम भी कोई संत तो नहीं हैं। उसका हुनर ऐसा नहीं है जिसकी नकल की जा सके। और सच कहें तो लगभग सभी जीनियस किसी न किसी बड़ी कंपनी या ताकतवर संस्था के लिए काम करते हैं। अगर हम उन्हें अभी मिल रही सुविधाओं से ज्यादा भी दें, तब भी वे हमारे लिए काम नहीं करेंगे। हमारे पास बस यही एक विकल्प है। जूलियन ने हार मानते हुए सिर हिलाया। अगर तुम यही चाहते हो तो फैसला करने से पहले एक बार सोच लो कि क्या वह सच में इतनी मेहनत के लायक है। आर्थर ने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ही उसकी सहमति थी। वे संतुष्ट नहीं थे, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वे भविष्य की दूर तक की बातें नहीं देख पा रहे थे। उनमें उतनी समझ या दूरदर्शिता नहीं थी। फिर भी, और उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं। उनमें से हर एक अपने आप में बेमिसाल जीनियस है। अपनी बात खत्म करते हुए मैंने एक प्यारी सी मुस्कान दी। नतीजा कुछ खास नहीं रहा। वे मेरे फैसले से खुश नहीं लग रहे थे, फिर भी अनिच्छा से मान गए। मैं आर्थर की ओर मुड़ा। कल सुबह तक अपने 50 आदमियों को तैयार रखो। क्या हम किसी से लड़ने जा रहे हैं? आर्थर ने पूछा। कुछ वैसा ही समझो। आप इसे छुट्टियां कह सकते हैं। अल्फ्रेड का मुख्य बेस एरेस पर्वत श्रृंखला में था, जो टैमिर शहर से लगभग 1000 मील दूर थी। आर्थर के अनुसार अगर हम कार से यात्रा करते तो हमें वहां पहुंचने में 3 दिन लगते, बशर्ते हम थकान कम करने के लिए रात में कहीं रुकते और उन मॉन्स्टर्स के लगातार हमलों से भी बचते जो सूरज ढलने के बाद ज्यादा एक्टिव हो जाते थे। और साथ ही, रुको, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? इस दुनिया में सभी तरह की मॉडर्न और भविष्य की गाड़ियां थीं। यह जादू और विज्ञान का एक बेहतरीन मेल था। मुझे घोड़े पर यात्रा करना अच्छा लगता, लेकिन बिना किसी असली फायदे के सफर को थकाऊ बनाने का कोई मतलब नहीं था। और हाँ, मैं जो कह रहा था, मुझे अपनी लड़ाई की स्किल्स को बेहतर बनाने की जरूरत थी। और आर्थर से सीखने से बेहतर और क्या हो सकता था? एरेस पहाड़ों तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे जंगलों से गुजरना पड़ता जो मॉन्स्टर्स से भरे हुए थे, जिससे मेरे लिए लाइव कॉम्बैट में ट्रेनिंग लेना और भी सही हो जाएगा। एकेडमी में एडमिशन लेने से पहले मेरे पास सिर्फ 2 साल थे। मुझे अपने अभी के बहुत कमज़ोर रूप से और भी मजबूत बनना था ताकि मैं उन मेन कैरेक्टर्स से आगे रह सकूं जो मेरे साथ क्लास में आएंगे। हीरो से पीछे नहीं रहा जा सकता। मुझे गेम के फाइनल बॉस के तौर पर अपनी इमेज की उम्मीदों पर खरा उतरना है। अगर मैं अपना बचाव भी नहीं कर पाया तो शर्मिंदगी होगी। फाइनल बॉस होने के लिए इतना कुछ। रात की नींद के लिए बिस्तर तैयार करते हुए मैंने जूलियन पर एक छोटी सी नज़र डाली, जो मेरे बगल वाले बिस्तर पर लकड़ी की तरह सोया हुआ था। वह आदमी मेरे साथ रहने पर जोर दे रहा था। मेरी सुरक्षा के लिए, उसने यही कहा। अलग सोने में डर लग रहा होगा। खर्राटे लेते हुए मैं बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। जूलियन की जिंदगी हमेशा उतार चढ़ाव भरी रही, जिसका कोई अंत नहीं था।
झुग्गी बस्तियों में पैदा हुए जूलियन की परवाह उसके माता पिता ने कभी नहीं की। वे खुद का पेट भी ठीक से नहीं भर पाते थे, तो किसी और की जिंदगी का ख्याल कैसे रखते? यह उनके लिए एक बोझ था। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते थे, तो किसी को जन्म ही क्यों दिया? अगर आप बच्चों की देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं, तो बच्चे क्यों पैदा किए? हालांकि जूलियन के मन में ये बातें तब से थीं, जब से वह खुद सोचने समझने लायक हुआ था, लेकिन उसने कभी अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। उसे ठीक से पाल पोस न पाने के बावजूद उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। इसके लिए जूलियन उनका शुक्रगुजार था। उसने कई बच्चों को थोड़े से पैसों के लिए गुलामों के सौदागरों को बिकते देखा था। जूलियन अपने माता पिता का आभारी था कि उन्होंने उसे ऐसी किस्मत का सामना नहीं करने दिया। लेकिन झुग्गी बस्तियों में जिंदगी कभी मेहरबान नहीं रही। उसके माता पिता गुजारा करने के लिए खदानों में काम करते थे। वहां काम करने के हालात बहुत बुरे थे। लगातार खदानों में काम करने की वजह से जब जूलियन लगभग 8 साल का था, तो वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। गरीबों के लिए दवाइयां एक विलासिता की चीज थीं। ये लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वह कोई गलती हो, कोई ऐसी चीज जिसे कभी पैदा नहीं होना चाहिए था। हालांकि वे उसे जिंदा रहने के लिए ठीक ठाक खाना देते थे, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी देने से वे साफ इनकार कर देते थे। अपने माता पिता को मौत के करीब देखकर जूलियन ने उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी खुद उठाई। उनके एहसान का बदला चुकाने के लिए वह कम से कम इतना तो कर ही सकता था। उन्हें उन डरावने सौदागरों को न बेचने का एहसान, उसे जिंदा रहने देने का एहसान, उसे अपने थोड़े से हिस्से में से खाना खिलाने का एहसान। वह उनके गुनाहों के लिए उन्हें माफ नहीं कर सका। उनके माता पिता होने का गुनाह उसने कभी पैदा होने के लिए नहीं कहा था, तो उसकी किस्मत में ऐसी दुखद जिंदगी क्यों लिखी थी? जूलियन इसे कभी समझ नहीं पाया, लेकिन उसने अतीत से आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने ऐसे काम किए जिनसे बहुत कम या न के बराबर कमाई होती थी। काम बहुत कठोर था, जिससे उसका शरीर बुरी तरह टूट फूट गया था। जूलियन इतना घमंडी नहीं था कि अपने माता पिता के इलाज के लिए दवाइयां खरीदने के बारे में सोचे। वे चीजें बहुत महंगी थीं। वह उन्हें बस इतना ही खाना दे सकता था जिससे वे रात गुजार सकें। दिन बीतते गए और महीने बन गए। एक दिन जूलियन को अपने नए मालिक के दिए काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने उनके खाने के लिए लगभग 4 दिन का राशन छोड़ दिया था। कुछ हालात की वजह से वह लंबे समय तक वापस नहीं आ पाया। उसने घर पहुंचने की पूरी कोशिश की, जहां उसके माता पिता शायद भूखे मर रहे होंगे। बाहर रहने के उस हफ्ते में उसने कई बार अपनी हालत के बारे में सोचा। उसे उन लोगों को खाना खिलाने की इतनी जल्दी क्यों थी जो उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते थे। उसके विचारों के बावजूद उसके काम कुछ और ही कह रहे थे। खुद पर बहुत ज्यादा बोझ डालकर जूलियन ने 10 दिन का काम सिर्फ एक हफ्ते में पूरा कर लिया। यह काम मालिक के हिसाब से 10 दिन का था, जो झुग्गी बस्तियों से सस्ते मजदूरों का फायदा उठाना चाहता था। जैसे ही उसे अपनी मजदूरी मिली, वह तामीर की ओर भागा ताकि समय पर अपने माता पिता तक पहुंच सके। लेकिन अफसोस, किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उसे उम्मीद थी कि वह किस्मत वाला साबित होगा, लेकिन किस्मत तो ताकतवर लोगों के लिए होती थी। उसे घर पहुंचने के लिए 2 दिन और चाहिए थे। जब वह सोचता था कि उसके माता पिता खाली पेट बिस्तर पर सो रहे होंगे, तो उसका दिल दुखता था। जूलियन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया है। उसे उनकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी उनके चेहरे देखने के लिए उसका दिल तड़प रहा था। जिंदा चेहरे। जैसे ही वह तामीर के दरवाजे पर पहुंचा,
वह झुग्गी बस्तियों की ओर भागा। रास्ते में लड़खड़ाते हुए वह अपने घर पहुंचा। अपने घर का वही पुराना दरवाजा बंद देखकर जूलियन के मन में एक उम्मीद जगी। उसे उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हुआ होगा। उसे उम्मीद थी कि अंदर के लोग किसी तरह बच गए होंगे। कहा जाता है कि महीनों नहीं तो दिनों तक बिना खाने के जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन यह एक सेहतमंद इंसान के लिए मुमकिन था। उसके माता पिता, जो पहले से ही बीमारी की वजह से कमजोर थे, उनके लिए इतने लंबे समय तक जिंदा रहना मुमकिन नहीं था। जो खाना उसने पीछे छोड़ा था वह मुश्किल से 4 दिन ही चल सकता था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर गया, उसने मन ही मन प्रार्थना की कि वे सुरक्षित हों, वे जिंदा हों। अपने सामने सड़ती हुई लाशें देखकर जूलियन अंदर से टूट गया। कई दिनों तक मरे हुए पड़े रहने के बावजूद उनकी लाशें सड़ी नहीं थीं। नहीं, उसे कमरे में एक तरह की सड़न महसूस हो रही थी। उनकी बेबसी की सड़न, उनकी निराशा की सड़न। उसकी माँ की लाश पानी से भरी एक बाल्टी के पास पड़ी थी। उनके हाथ में एक गिलास था, शायद वे पानी पीने की कोशिश कर रही थीं। अपनी जिंदगी को एक पल और बनाए रखने के लिए। उसके पिता दीवार के सहारे बैठे थे, उनकी पीठ झुकी हुई थी, वे अपने शरीर का बोझ नहीं संभाल पा रहे थे। उनकी लाश। जूलियन को समझ नहीं आ रहा था कि यह दुख की बात है या नहीं। उसका रोने का मन था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसके दिल के किसी कोने में उसे राहत महसूस हो रही थी। राहत इस बात की कि अब उसे दूसरों को खाना नहीं खिलाना पड़ेगा। राहत की उसे अब और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राहत की नहीं, राहत अपनी ड्यूटी से आजाद होने की थी, अपने बोझ से नहीं। जूलियन को इन लोगों की देखभाल करना पसंद नहीं था, जब वह अपना पेट भी नहीं भर पाता था। लेकिन उसे इससे नफरत भी नहीं थी। यह एक उल्टी भावना थी। हो सकता है कि उसे उनसे नफरत हो कि उन्होंने उसे जन्म दिया, लेकिन तब भी वह उनसे प्यार करता था। उसने कभी यह माना नहीं, लेकिन उसके सामने जो नजारा था, उसने उसके दिल को लाखों टुकड़ों में तोड़ दिया। अगर यह प्यार नहीं था, तो जूलियन ने सोचा, प्यार क्या था? नाश्ते में क्या है? डाइनिंग हॉल जाते समय जूलियन मेरे पीछे पीछे आ रहा था, और न जाने क्यों वह बहुत दयनीय लग रहा था। उसकी आंखें अजीब तरह से लाल थीं। क्या वह रो रहा था? शायद कोई बुरा सपना देखा हो। वह हवा में कुछ बड़बड़ा रहा था, या शायद मुझसे ही पूछ रहा था, मुझे कैसे पता चलेगा कि शेफ क्या बना रहा है? और क्या मैं उसका बॉस नहीं हूं? यह सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था। यह आदमी। जब जूलियन खोया खोया सा मेरे साथ चल रहा था, तो मैंने उसके सिर पर एक चपत लगाई। आउच, सॉरी बॉस। मैं बस खुद से बात कर रहा था। हाँ हाँ। उसकी वह अजीब सी हंसी क्या थी? आने वाले सफर के लिए खुद को तैयार कर लो। चीजें दिलचस्प होने वाली हैं। मेरा स्ट्रैटेजिस्ट होने के नाते उसे लड़ाई में माहिर होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कम से कम उसमें अपना बचाव करने की काबिलियत तो होनी ही चाहिए थी। मैं आर्थर से कहने के बारे में सोच रहा था कि वह मेरे साथ साथ इसे भी ट्रेनिंग दे। हालांकि उसमें लड़ने का कोई हुनर नहीं था, फिर भी बुनियादी कौशल सीखना बहुत मुश्किल नहीं होगा। मैंने जरूरत की सारी चीजें पैक कर ली हैं। हमारे कमरे में कुछ नए साबुन रखे थे। मैं उन्हें अपने साथ ले आया। जूलियन ने गर्व से सीना चौड़ा किया। क्या यह गर्व करने वाली बात थी? मेरा मतलब है, अगर वे हमारे इस्तेमाल के लिए ही थे, तो उन्हें बर्बाद क्यों करना, है ना? इस आदमी का क्या करूं? उसकी सोच गलत नहीं थी, लेकिन मुझे उसकी मानसिकता में कुछ बदलाव लाना था।
सालों तक झुग्गी बस्तियों में रहने के कारण उसका रहन-सहन मुझसे बहुत अलग था। मैं यह नहीं कह रहा था कि उसे किसी अमीरजादे की तरह व्यवहार करना चाहिए, लेकिन डीएक्स के एक अहम सदस्य के तौर पर उसका कुछ तो रुतबा होना चाहिए था। एक ऐसा प्रभाव जिससे दूसरे उसका सम्मान करें, बिना सोचे समझे उसके आदेशों का पालन करें। अगर वह ऐसा व्यवहार करता रहा, तो वे घमंडी विलेन कभी उसकी बात नहीं सुनेंगे। अपनी सोच का बचाव करने की जूलियन की कमजोर कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए हम डाइनिंग हॉल की ओर बढ़े। वहां लोगों की भीड़ थी जो अपना खाना लेने के लिए लाइन में लगे थे। हम लाइन छोड़कर सीधे सबसे आगे पहुंच गए। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने हमारे वहां होने का विरोध नहीं किया। वे विरोध करते भी क्यों? आर्थर ने सभी से हमें वीआईपी की तरह मानने के लिए कहा था। खाना परोसने वाले स्टाफ ने तुरंत झुककर हमारा अभिवादन किया और हमारी प्लेटें तैयार कीं। मैंने नाश्ते का आनंद लेने के लिए कमरे के सबसे दूर वाले कोने को चुना, जो खिड़कियों के पास था। सुबह सुबह खाना खाने का अपना ही मजा था। जूलियन मेरे सामने बैठा था और बांस की तरह अपनी प्लेट को घूर रहा था। उस आदमी ने शायद कभी इतना बढ़िया खाना नहीं देखा होगा। उसके लिए यह किसी प्रीमियम लग्जरी से कम नहीं था। गांव के गवार की तरह व्यवहार करना बंद करो और इसे खत्म करो। हमें जल्दी निकलना है। आह, हाँ, आह। मैंने उन लोगों को तैयार कर लिया है जिनके बारे में आपने कहा था। उनमें से 30 सिल्वर कोर वाले हैं, जबकि 15 गोल्ड कोर वाले हैं। बाकी 5 प्लेटिनम एक्सपर्ट हैं। आर्थर ने बताया जब हम उस खुले मैदान की ओर बढ़ रहे थे जहां हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन खड़े थे। मैं आर्थर की आंखों में हिचकिचाहट देख सकता था। पूछो। मुझे बोलने की इजाजत देते देख उसने पूछा, क्या हम अल्फ्रेड की तलाश में जा रहे हैं? तलाश में नहीं, मुझे पता है कि वह एरेस पहाड़ों में है। क्या तुम्हें अपनी जानकारी के सोर्स पर भरोसा है? हो सकता है कि यह उन बाउंटी हंटर्स को फंसाने का जाल हो जो उसकी जान के पीछे पड़े हैं। वह सही कह रहा था। अगर मुझे यह जानकारी किसी और सोर्स से मिली होती तो यह एक जोखिम भरा दाव होता। अल्फ्रेड वह पागल अपने पीछे आने वालों के लिए ऐसा ही कुछ तैयार कर सकता था। लेकिन मुझे गेम से उसकी लोकेशन के बारे में पता था। चाहे कुछ भी हो जाए, अल्फ्रेड ने कभी अपना मुख्य बेस नहीं बदला। वह कभी नहीं डरा। उसे कभी पकड़े जाने का डर नहीं लगा। हो सकता है कि अगर उसकी जगह पर रेड पड़ती तो उसने कुछ इंतजाम कर रखे हों। लेकिन आर्थर के साथ होने पर मैं शाही महल में भी घुस सकता था। ऐसा नहीं था कि मैं बेवकूफ था। आर्थर को इस बात पर शक था कि मुझे इसके बारे में कैसे पता चला। तुम्हें छोटी छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा सोर्स भरोसेमंद है और अगर हालात बिगड़ भी जाएं, तो मुझे यकीन है कि तुम आसानी से संभाल लोगे। मैं संभाल सकता हूं। हाँ, ठीक है, तो चलो। लंबी सांस लेते हुए आर्थर उस जगह की ओर बढ़ा जिसे एक छोटा रेगिस्तान कहा जा सकता था। जमीन खाली थी, कहीं कोई पेड़ नहीं दिख रहा था। यह किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था। हमारे सामने बख्तरबंद ट्रक लाइन में खड़े थे। 1, 2, 3। लगभग 6 ट्रक थे और उनके आगे एक कार, एक बख्तरबंद कार चल रही थी। वह कार चौड़े फ्रेम वाली एसयूवी जैसी थी। उसके टायर मजबूत लग रहे थे, जैसे उन्हें न्यूक्लियर धमाके को झेलने के लिए बनाया गया हो। हालांकि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी। यहाँ का विज्ञान भले ही एडवांस्ड रहा हो, लेकिन इस दुनिया में पृथ्वी वाले आविष्कार नहीं थे। जादू के होने का मतलब था कि इतने बड़े पैमाने पर पारंपरिक हथियार बनाने की जरूरत नहीं थी।
इस ग्रह के सबसे ताकतवर लोग सभी न्यूक्लियर हथियारों को मिलाकर भी उनसे ज्यादा शक्तिशाली थे। जब मैंने कार को देखा तो उस पर कुछ दिलचस्प, शायद कुछ उपकरण लगे हुए थे। मेरी नज़र को देखकर आर्थर ने कहा, वे बैरल हमले के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्या वे माना ऊर्जा छोड़ते हैं? ठीक ठीक माना तो नहीं, लेकिन वे ऐसे प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं जिन्हें आप माना का छोटा रूप कह सकते हैं, जिन पर रून्स और फॉर्मेशन लिखे होते हैं ताकि टकराने पर वे फट जाएं और कार में ही न फटें। आर्थर ने आराम से समझाया। हालांकि उसे यह अजीब लगा कि फ्रॉस्ट परिवार में पैदा हुए किसी व्यक्ति को ऐसी चीज के बारे में पता न हो जिसे बेसिक कहा जा सकता है। लेकिन एक नियम था जो उसे मानना था, जो हर एम्प्लॉय को करना चाहिए। अपने बॉस पर कभी शक मत करो। गाड़ियों को देखकर उन्हें रंगने के लिए इस्तेमाल किया गया काला और सफेद पेंट, वे सभी डरावनी लग रही थीं। यह यह बहुत कूल था। लड़ाई का असली मकसद है मारना। इसमें कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं है। या तो तुम लड़ाई में बच जाते हो या अपने दुश्मन को मार देते हो, बस यही है। आर्थर ने यह बात तब बताई जब हम घने जंगल में पेड़ों के बीच घिरे हुए थे। रात के करीब 8 बज रहे थे। हमने कुछ दूरी पर अपना कैंप लगा लिया था। मैंने आर्थर से ट्रेनिंग में मदद करने के लिए कहा था। नतीजा यह हुआ कि वह मुझे शुरू से ही मॉन्स्टर्स को मारने ले गया। मतलब मैं यही तो चाहता था, लेकिन क्या असली लड़ाई में कूदने से पहले हमें कम से कम कुछ बेसिक चीजें नहीं सीखनी चाहिए थीं? आर्थर का जवाब था, मौत का सामना करते हुए लड़ने से बेहतर कोई अनुभव नहीं होता। खैर, ऐसा नहीं था कि मैं डरा हुआ था। आर्थर को लगा था कि एक युवा रईस होने के नाते मुझ में किसी को मारने की हिम्मत नहीं है। अभी के लिए तो नहीं। शायद वह चाहता था कि मैं दुश्मन की जान लेने से पहले उसका मांस काटना सीखूं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पिछले जन्म में मैं कौन था। वो सामने वाली जगह देख रहे हो? आर्थर ने पेड़ों के एक झुंड की ओर इशारा करते हुए पूछा। वहां जाकर खड़े हो जाओ। मॉन्स्टर्स को आकर्षित करने के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। हवा दक्षिण पश्चिम की ओर बह रही है, इसलिए तुम्हारे शरीर की गंध उन तक तेजी से पहुंचेगी। इतने बेपरवाह चेहरे के साथ यह बात क्यों कह रहा है? ठीक है। सिर हिलाते हुए मैं हाथ में तलवार लेकर आगे बढ़ा। यह कोई खास तलवार नहीं थी, बस एक आम तलवार थी जिसकी धार तेज थी। मैं वहां खड़ा होकर किसी चीज के आने का इंतजार करने लगा। समय बीतता गया, सेकंड मिनटों में बदलते गए। क्या यहाँ के मॉन्स्टर्स बेवकूफ हैं? वे मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे? क्या उन्हें अच्छा खाना नहीं चाहिए? आर्थर की ओर मुड़कर मैंने सवालिया अंदाज में अपना हाथ उठाया। मैं थोड़ी दूर रहूंगा। शायद मेरी मौजूदगी से वे डर गए थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वह मेरी नजरों से ओझल हो गया। अगर उसे पता था कि ऐसा कुछ होगा तो वह यहाँ रुका ही क्यों? वह बूढ़ा आदमी। मैंने अपने कंधों का तनाव कम किया, हल्की सांस ली और आने वाली चुनौती के लिए खुद को तैयार किया। अगर इसे चुनौती कहा जा सके तो। और इस बार मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। धर पास से ही धीमी गुर्राहट की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं तुरंत मुड़ा और किसी भी असामान्य हरकत को देखने लगा। पत्तों की सरसराहट ने उस तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ दिया। तलवार की मूठ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मैंने बेहतर कंट्रोल के लिए अपने पैरों को फैलाकर सही मुद्रा बनाई। और तभी मैंने उसे देखा। पेड़ों के बीच से एक जानवर निकला। वह भेड़िए जैसा दिख रहा था, बस उससे कहीं बड़ा। बहुत बड़ा। हल्की चांदनी में उसके नुकीले दांत चमक रहे थे।
वह चारों पैरों पर आगे बढ़ रहा था और उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैंने अपने सामने तलवार उठाई, मेरा शरीर तन गया और मैं किसी भी पल प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए ने झपट्टा मारा, बहुत तेजी से। पलक झपकते ही वह मेरे ठीक सामने आ गया। मैं एक तरफ हट गया और बाल बाल उसके जबड़ों से बचा, लेकिन उसकी हरकत की जबरदस्त ताकत से हवा का एक तेज झोंका मेरे सीने से टकराया, जिससे मेरी सांसें उखड़ गईं। इतनी तेजी! यह मेरी पुरानी दुनिया नहीं थी। यहाँ हर जीव माना जादुई ऊर्जा से शक्तिशाली बना था। उनकी रफ्तार, उनकी ताकत, सब कुछ प्राकृतिक सीमाओं से कहीं परे था। शिकार चूकने से वह जानवर और भी भड़क गया। इससे पहले कि मैं पूरी तरह अपना संतुलन बना पाता, वह फिर से मेरी तरफ झपटा। उसके पंजे हवा को चीरते हुए सीधे मेरे सीने की ओर बढ़ रहे थे। मैंने अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे किया, अपने कोर को मजबूत किया और आगे की ओर वार किया। तलवार भेड़िए की गर्दन की तरफ तेजी से बढ़ी। आखिरी पल में उस जानवर ने हवा में ही अपना शरीर घुमाया और वार से बाल बाल बच गया। धत तेरे की! उसने अपनी दिशा बदल ली। एक आम भेड़िए के हिसाब से तो वह बहुत ज्यादा चालाक था। मेरे कानों में दिल की धड़कन जोरों से सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। उसी गति का फायदा उठाते हुए मैं आगे बढ़ा। तलवार एक साफ आर्क गोलाई में बगल की तरफ घूमी। शक्कर! तलवार का वार लगा, लेकिन वह आसानी से कटा नहीं। इसकी खाल इतनी सख्त क्यों है? मैंने अपनी बाहों में और जोर लगाया और अपनी मांसपेशियों की कोशिकाओं में माना ऊर्जा का प्रवाह किया। सर्रच! रुकावट दूर हो गई। जैसे ही ब्लेड उसके मांस में गहराई तक धंसा, घाव से खून की बौछार हुई। भेड़िया कराहते हुए पीछे लड़खड़ाया और दूरी बनाने की कोशिश करने लगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। मैं झपटकर आगे बढ़ा, उस जानवर का सिर पकड़ा और उसे जबरदस्त ताकत के साथ जमीन पर दे मारा। धड़ाम! उस जोरदार टक्कर से हमारे नीचे की जमीन हिल गई। एक हाथ से उसे दबाए रखते हुए मैंने दूसरे हाथ से तलवार उठाई और उसे नीचे की ओर घोंप दिया। तलवार सीधे उसकी खोपड़ी के आर पार हो गई। भेड़िए ने आखिरी बार एक टूटी फूटी दहाड़ मारी, जबकि मैंने उसे और जोर से जमीन में दबा दिया, जिससे उसके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं बचा। फिर खामोशी छा गई। मैं खुद भी अपनी ताकत देखकर हैरान था। शायद यह मेरे माना पर नियंत्रण की वजह से था। उस रस्म ने इसे बहुत ज्यादा बेहतर बना दिया था। मैं माना को ठीक वहीं भेज सकता था जहां उसकी जरूरत थी, और कम भंडार होने के बावजूद अपनी मांसपेशियों की ताकत को उनकी सीमा से कहीं ज्यादा बढ़ा सकता था। एक घिनौनी आवाज के साथ तलवार बाहर निकल आई। खून मेरे चेहरे पर उड़कर पड़ा। भेड़िए का शरीर ढीला पड़ गया और उसकी आंखों की चमक बुझ गई। ऐसा लगा रोमांचक। क्या मैं डर गया था? है? मैंने धरती पर बहुत से लोगों को मारा था। 15 साल का होने के बाद गिनती भूल गया था। हर हत्या से मेरा असर कई गुना बढ़ गया था। लोग मुझे अपने सामने देखकर डर से कांप रहे थे, जैसे मैं इस छोटे जानवर से हार जाऊंगा। जैसे ही मैंने तलवार निकाली, मेरे चेहरे पर खून के छींटे पड़े। भेड़िए का शरीर जमीन पर गिर गया, उसकी आंखों में जान चली गई। मैं उस तरफ मुड़ा जहां आर्थर गया था। मेरे होठों पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वह आदमी मेरे पक्के इरादे से जरूर इम्प्रेस हुआ होगा। ज्यादातर नए लोग अपनी पहली हत्या से पहले हिचकिचाते हैं, चाहे वह जानवर हो या इंसान, उन्हें उसे खत्म करना होता है। मैं अलग था। या हल्के शब्दों में कहें तो ज्यादा अनुभवी। मैंने धीरे से सांस छोड़ी,
एड्रेनालाइन को शांत होने देने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा कोर माना से भर गया है। यह माना जैसा लग रहा था, लेकिन यह कुछ अलग था। मुझे लगा जैसे मैंने मॉन्स्टर की सोल सोख ली हो। क्या गेम में ऐसी कोई चीज थी भी? जहां तक मुझे याद है, अपनी पावर बढ़ाने का एकमात्र तरीका आसपास के माना का इस्तेमाल करके कल्टीवेट करना था। एक इंसान को अपने फेफड़ों से माना अंदर लेना होता था और आसपास से भी उसे सोखना होता था। फिर उसे माना को अपने शरीर से बहने देना होता था, जिससे हर बार कल्टीवेट करने पर उसकी पावर थोड़ी थोड़ी बढ़ती थी। यह एक लंबा प्रोसेस था और इसका तुरंत असर नहीं होता था। बेशक अगर कोई लड़ाई में शामिल होता था तो उसके मसल सेल्स में माना सोखने की संभावना ज्यादा होती थी। लड़ाई के बाद शरीर में माना के बहने की क्षमता बढ़ जाती थी। इसलिए अपने शरीर को फेलियर तक ट्रेन करना और फिर उसे मजबूत बनाने के लिए कल्टीवेट करना सबसे अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती थी। यह वर्कआउट के बाद मसल्स की बेहतर रिकवरी और ग्रोथ के लिए काफी प्रोटीन खाने जैसा था। यह आम बात थी। तो मैं इस जानवर से सीधे माना या जो भी था उसे कैसे सोख पाया? मैं अपनी ताकत में बढ़ोतरी महसूस कर सकता था, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो। मुझे आर्थर से इस अजीब बात के बारे में पूछना था। इतना कुछ है। मैंने पास के पेड़ों में हलचल सुनी। मेरा शरीर लड़ाई के लिए तन गया। मेरे सामने और भी राक्षस आ गए, हर एक को मुझे खा जाने की अतृप्त भूख थी। इस बारे में फिर कभी सोचते हैं। मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़े हुए मारने के लिए तैयार। हाँ, यह मजेदार होने वाला था। आर्थर ने देखा कि केल भेड़िए से लड़ने की तैयारी कर रहा था। वह सिर्फ एक आयरन कोर वाला जीव था, जिसका रैंक केल के बराबर ही था। फिर भी यह बात सबको पता थी कि मॉन्स्टर अक्सर उसी रैंक के इंसानों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आर्थर को उम्मीद थी कि लड़ाई कड़ी होगी। अपने लंबे अनुभव से वह आसानी से समझ गया था कि केल ने पहले कभी लड़ाई नहीं की थी। अब तक उस लड़के ने शायद अपनी जिंदगी में किसी को मारा भी नहीं होगा। आर्थर की सोच यही कह रही थी, लेकिन उसकी अंदरूनी समझ कुछ और ही कह रही थी। जब वह पहली बार केल से मिला था तो उसे लगा था कि यह कैस्टर फ्रॉस्ट की कोई चाल है। शाही परिवारों और दूसरी ताकतवर ताकतों के साथ आर्थर के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। हर कोई चाहता था कि वह उनके प्रति वफादार रहे। वे सभी चाहते थे कि वह उनके घरानों की सेवा करे। उसकी ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। हो सकता है कि कोर रैंक के हिसाब से वह दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान न हो, लेकिन कोई भी उसकी ताकत को नकार नहीं सकता था। यहाँ तक कि सॉवरेन भी उससे उलझने से कतराते थे। वे उससे इसलिए डरते थे क्योंकि वह उनके काबू से बाहर था। कुछ ऐसा जो उनके बनाए हुए सब कुछ को तबाह कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, वे उसे काबू में करना चाहते थे। उसके जैसे बेकाबू इंसान को खुला छोड़ देना, जिसका किसी घराने या साम्राज्य से कोई लेना देना न हो, एक ऐसा जोखिम था जिसे कोई भी उठाना नहीं चाहता था। फिर भी तमाम कोशिशों के बावजूद आर्थर ने उनमें से किसी के भी सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके प्रस्ताव ठुकरा दिए। उसने कभी भी खुद को दुनिया की बड़ी ताकतों से कम नहीं समझा। उसके लिए वे ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर ही थे। एक ऐसे इंसान का ऐसा रवैया जो कुलीन नोबल नहीं था, उनके नाजुक अहंकार को चोट पहुंचाता था। हाँ, आर्थर कुलीन परिवार में पैदा नहीं हुआ था। वह एक आम आदमी था। उसके अतीत के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि वह अचानक ही एक ताकतवर इंसान के तौर पर उभरा था।
इमोर्टल रैंक पर होने के बावजूद उसने एक सॉवरेन का सामना किया था और बच निकला था। सिर्फ बचा ही नहीं, उसने लगभग उस दूसरे व्यक्ति को हरा ही दिया था। और यह तब हुआ था जब आर्थर इम्मोर्टल 1 पर था। अब इम्मोर्टल 7 फीट पर होने के कारण कोई भी इस जीते जागते मॉन्स्टर से दुश्मनों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहता था। जब काइल उसके कसीनो में आया तो आर्थर को लगा कि यह भी पुराने बुलावों जैसा ही कोई बुलावा होगा। फ्रॉस्ट परिवार का उसे बुलाना हैरानी की बात थी, क्योंकि कैस्टर ने कभी आर्थर को अपनी सेवा करने के लिए मजबूर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। यही एकमात्र कारण था जिसने आर्थर को काइल से मिलने और उसके आने का मकसद जानने के लिए मजबूर किया। आर्थर काइल के बारे में जानता था, व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि उन अफवाहों और खबरों से जो पूरे इलाके में फैली हुई थीं। फ्रॉस्ट परिवार का बिगड़ा हुआ रईस लड़का, नाकाबिल वारिस जो फ्रॉस्ट परिवार की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। आर्थर ने काइल के भाई केविन के बारे में भी सुना था, जिसे उसके बड़े भाई की हरकतों की वजह से नया वारिस चुना गया था। फ्रॉस्ट परिवार के बारे में मिली आखिरी खबर के मुताबिक काइल को फ्रॉस्ट हाउस छोड़कर अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए थे। तो वह यहाँ क्यों है? उसके मन में बस यही एक सवाल था। उसने सोचा कि हो सकता है कि वह लड़का अकेले गुजारा न कर पाया हो और रोते बिलखते घर वापस आ गया हो। यही एकमात्र मुमकिन बात लग रही थी। अफवाहों को सुनकर आर्थर की काइल के बारे में कोई अच्छी राय नहीं बनी थी। फिर भी उसने उस लड़के के साथ कुछ सम्मान से पेश आने का फैसला किया, क्योंकि उसकी रगों में फ्रॉस्ट परिवार का खून दौड़ रहा था। लेकिन जब उसने पहली बार काइल की आंखों में देखा तो वह डर गया। उन काली आंखों में मानो खुद अंधेरा समाया हुआ था। उनमें एक ऐसे बच्चे की मासूमियत थी जो मुश्किल से 16 साल का हुआ हो, लेकिन उनकी गहराई में छिपी हुई चीज आर्थर देख सकता था। अथाह अंधेरा। यह डरावना था। आर्थर की सहज प्रवृत्ति जाग उठी और वह लड़ाई के लिए तैयार हो गया। शिकार की वह प्रवृत्ति जो शिकारी का सामना करते समय होती है। ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए था। आर्थर इसे बिल्कुल साफ साफ महसूस कर सकता था। काइल ने अपनी जिंदगी में कभी कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, न ही उसने कभी किसी को मारा था, चाहे वह कोई मॉन्स्टर हो या इंसान। उसके शरीर में खून खराबे की कोई प्यास नहीं थी। वह बस एक आयरन कोर पर था, जो एक अवेकंड जागृत व्यक्ति का सबसे शुरुआती कोर होता है। कमजोर। उसके सामने खड़े उस दयनीय लड़के के लिए बस यही एक शब्द था। लेकिन आर्थर की सहज प्रवृत्ति कभी गलत नहीं होती थी। उन्होंने कई बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए उसे उन पर भरोसा था। और जल्द ही उसे लगा कि उन पर भरोसा करना सही था। काइल वैसा नहीं था जैसा अफवाहों में बताया गया था। हाँ, वह कमजोर था और अभी बच्चा ही था। लेकिन यह तो बस उसके शरीर से दिखता था। उसकी बुद्धि को कम नहीं आंका जा सकता था। उसके पास उसकी बेटी का इलाज था, वही चीज जिसके लिए आर्थर बेताब था। आर्थर ने अपनी बेटी को ठीक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरी दुनिया छान मारी। फिर भी उसने चाहे कुछ भी किया, उसे उसे बचाने की कोई उम्मीद नहीं दिखी। कोई डॉक्टर, वैद्य या कीमियागर उसकी कोई मदद नहीं कर सका। न तो इलाज मिल सका और न ही उसकी बिगड़ती हालत को कुछ समय के लिए रोकने का कोई उपाय। हर गुजरते दिन के साथ आर्थर अपनी बेबसी को कोसता रहा। अपनी बच्ची को न बचा पाने की बेबसी, एक अच्छा पिता न बन पाने की बेबसी, अपनी बेटी को खुशियां न दे पाने की बेबसी। कुछ भी नहीं। वह उसके लिए कुछ भी हासिल नहीं कर सका। दुनिया से जाने से पहले उसकी पत्नी उसे उसकी देखभाल में छोड़ गई थी। उसकी मौत ने उसे तोड़ दिया,
लेकिन वह मजबूती से खड़ा रहा, अपनी बेटी के लिए जिसकी मुस्कान वह देखना चाहता था। और यहाँ एक बच्चा था जो उसी समस्या को हल कर रहा था जिसने उसे सालों से तोड़ दिया था। इलाज की कीमत सस्ती थी, ठीक ठाक थी। आर्थर ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के अपनी वफादारी का वादा किया। उसके लिए उसकी बेटी की जिंदगी उसकी आज़ादी से कहीं ज्यादा जरूरी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। केल ने उसके खराब मानाकोर का इलाज करने का वादा किया, कुछ ऐसा जो मुमकिन नहीं होना चाहिए था। यह बच्चा, जिसे आर्थर ने बहुत कम आंका था, उसे एक के बाद एक चमत्कार दिखाता रहा। आर्थर किसी का इससे ज्यादा शुक्रगुजार नहीं हो सकता था। लेकिन फिर केल ने अपने मकसद और उनमें आर्थर की भूमिका के बारे में बताया। उसके गार्ड्स को सिर्फ इसलिए मारना पड़ा क्योंकि वे ऐसी बातें जानते थे जो उन्हें नहीं सुननी चाहिए थीं। आर्थर ने फिर से उस इंसान में छिपे अंधेरे को गलत समझ लिया था जो उसके सामने था। केल ऐसा इंसान नहीं था जिससे पंगा लिया जा सके। वफादारी के साथ साथ आर्थर की आत्मा में एक और भावना उभरी, डर। तो गाइस आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं।